So today in this video I will be explaining about the techniques of risk management. So previously I have told you that there are two types of risk management techniques. The one is known as risk control and the other one is risk financing. Risk control जो है वो किया जाता है रिस्क के होने से पहले, तो ये एक तरह की प्रिवेंटिव टेक्निक्स हैं, यानी रिस्क के फ्रीक्वेंसी को कम करती हैं और रिस्क की सिवियरिटी को कम करती हैं। सिवियरिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लॉस, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स अ लॉस विल हैपन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो इन दोनों को जो रिड्यूस करे, ठीक है, जो रिड्यूस करे, कंट्रोल करे या मिनिमाइज करे, ऐसी टेक्निक्स को हम बोलते हैं रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स। रिस्क के हो जाने के बाद उस रिस्क को, उस लॉस को कवर अप करने के लिए, उस लॉस को पूरा करने के लिए हमारे पास जो दूसरी टेक्निक है मैनेज करने की, जो टेक्निक है दैट इज़ रिस्क फाइनेंसिंग। यानी अब जो लॉस हुआ है उसके लिए जो फाइनेंस चाहिए, वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो वो जो मैनेज करने की टेक्निक है दैट इज़ रिस्क फाइनेंसिंग। तो रिस्क कंट्रोल में सबसे पहले रिस्क कंट्रोल डिस्कस करेंगे। तो रिस्क कंट्रोल में फर्स्ट टेक्निक इज़ एवॉइडेंस। एवॉइडेंस का मतलब होता है ऐसी मेथड जिससे कि हम एग्जिस्टिंग लॉस एक्सपोजर को, या जो सिचुएशन है जो कि बहुत हाई रिस्क से प्रोन है, तो उसको हम अबैंडन कर दें, ये अवॉइड कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ there is a possibility that a firm may face a high risk of flood or maybe earthquake because of the area in which it is situated. तो अगर वो एरिया इस तरह का है जो कि earthquake prone है या flood prone है या किसी और तरह की कोई, आप मान लीजिए बॉर्डर पे रहते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और वहाँ आपने कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन लगा रखी है, तो वहाँ बमबार्डिंग की रिस्क हो सकती है। तो ये जो रिस्क है बिकॉज ऑफ द एरिया ऑफ दैट, यूनिकनेस है ना उस एरिया की, कि यहाँ पर हाई रिस्क है, तो उस हाई रिस्क को, और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे रिस्क को क्या करें, कैसे मैनेज करें? बाय अवॉइडिंग इट, या आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अबैंडन कर दें, क्योंकि ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा रिस्क नहीं है जहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, यानी चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ रिस्क इज़ वेरी हाई, एंड वेयर द अमाउंट ऑफ रिस्क इज़ ऑल्सो हाई, दैट इज़ सिवियरिटी भी बहुत हाई है। तो ऐसी सिचुएशन में वी मस्ट अवॉइड अ पर्टिकुलर रिस्क। अवॉइडिंग मीन्स अबैंडनिंग। लेकिन हर जगह तो ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते कि हर रिस्क को ही अवॉइड कर दें। हाँ, हर रिस्क को अवॉइड करने चलेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो वी नीड अदर टेक्निक्स एज वेल टू मैनेज द रिस्क। अवॉइडेंस हम सिर्फ वहाँ यूज़ करते हैं, उन सर्कमस्टांसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पर और किसी तरह की टेक्निक अवेलेबल ना हो। सो द नेक्स्ट टेक्निक इज लॉस prevention. Loss prevention means measures that reduce the frequency of a particular loss. For example, use of quality control checks, then warning labels on products, training of the employees to perform jobs safely, and strict enforcement of safety rules like ज़ीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स और एल्कोहल। तो इनसे क्या होगा कि आपके लॉस होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, ज़ीरो नहीं होगी बट इट विल बी रिड्यूस्ड। तो जब हम क्वालिटी कंट्रोल चेक लगा के प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जितने भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स होंगे वो तभी आइडेंटिफाई हो जाएंगे और आगे जो है, जो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वही जाएंगे। तो इससे हमारा जो रिस्क है, रिस्क बिकॉज ऑफ अ डैमेज्ड प्रोडक्ट, दैट विल रिड्यूस। इसी तरह से अगर ट्रेनिंग हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं तो उससे भी उस पर्टिकुलर
जॉब को करने से, जॉब से रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, बिकॉज नाउ यू हैव प्रोवाइडेड द ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ to perform the job safely. So with loss prevention techniques, you reduce the frequency of risk. Frequency कम कर देते हैं हम. Loss reduction में क्या करते हैं? इसमें जो है हम वो सारे measures लेते हैं जिससे हम severity को reduce कर सकें. Severity means amount of loss. फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम. अगर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया है तो फैक्ट्री में होने वाला लॉस बिकॉज ऑफ फायर, दैट अमाउंट कैन बी रिड्यूस्ड. इसी तरह से और भी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम सिवियरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. वो कौन सी हैं? लाइक फर्स्ट इज डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन होता है दैट वी आर हैविंग अ बैकअप और कॉपीज ऑफ इम्पॉर्टेंट, लेट्स से डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस रिकॉर्ड्स. तो जब हम डुप्लीकेट बना के रख लेते हैं, एक बैकअप बना के रख लेते हैं, तो अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को किसी तरह का हार्म हो भी जाता है तो वी हैव अ सेफ्टी बैकअप. हाँ, तो डुप्लीकेशन विल हेल्प इन क्रिएटिंग दैट बैकअप. देन सेकेंड एस्पेक्ट इज सेपरेशन. Separation means dividing the assets exposed to loss. अगर हम जो assets हैं हमारे जिनको लॉस हो सकता है उनको सेपरेट कर दें तो सेपरेट हो जाने से हमारा लॉस की जो सिवियरिटी है वो कम हो जाएगी. कि लेट्स सपोज आपने एसेट्स जो है एक ही गोडाउन में स्टोर करने की बजाय अलग अलग जगह स्टोर कर दिए हैं, तो सारा गुड्स जो है आपने एक जगह नहीं रखा, तो उससे क्या होगा? मान लीजिए एक जगह थेफ्ट हो जाती है या किसी कारण से वो डैमेज हो जाते हैं, तो सिर्फ एक ही जगह डैमेज होंगे, बाकी जगह डैमेज नहीं हुए बिकॉज यू हैव सेपरेटेड देम. इसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है स्प्रेडिंग द लॉस एक्सपोजर अक्रॉस डिफरेंट पार्टीज और सिक्योरिटीज और ट्रांजेक्शन्स. यानी आपने क्या किया? अपने लॉस को डाइवर्सिफाई कर दिया. पार्टीज में लाइक आपने कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सप्लायर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है लेट्स सपोज, तो इन्वेस्टमेंट एक जगह करने की बजाय आपने कुछ बॉन्ड्स में कर दी इन्वेस्टमेंट, कुछ आपने शेयर्स में कर दी, कुछ आपने रियल एस्टेट में कर दी, कुछ गोल्ड में ख़रीद लिया. तो आपके पास जो भी आपकी सेविंग्स थी, आपने अगर इन्वेस्टमेंट की तो अलग अलग जगह कर दी. मान लीजिए शेयर्स में प्राइसेस कम भी हो गए, मंदी आ गई मार्केट में, तो बाकी जगह तो ठीक है. तो यहाँ पे हो सकता है किसी में बढ़ भी रहे हों, जैसे आजकल गोल्ड प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो आपका एक जगह का लॉस जो है दूसरी जगह से कवर अप हो जाएगा. तो आपको बहुत ज़्यादा सिवियर लॉस नहीं होगा. सारा का सारा एक ही जगह कर दें और वही चीज़ डूब जाए. एक ही कंपनी में कर दिया, वो कंपनी बंद हो गई, तो उससे क्या होगा? आपका जो अमाउंट है लॉस का दैट विल बी वेरी हाई. तो उसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है? डाइवर्सिफिकेशन. यानी कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह करने के बजाय यू हैव इन्वेस्टेड इन डाइवर्सिफाइड एवेन्यूज़ और एस्पेक्ट्स. तो इस तरह से हम ये जितनी भी टेक्निक्स हैं दे आर रिस्क कंट्रोल टेक्निक्स. हमने हमारा रिस्क कंट्रोल कर लिया, पर क्योंकि रिस्क को हम ज़ीरो नहीं कर पाए, ज़ीरो सिर्फ एवॉइडेंस के केस में हो सकता है, तो ज़ीरो नहीं हुआ इसलिए क्या है कि रिस्क तो होगा, और जब रिस्क होगा तो हमें उस रिस्क को फाइनेंस भी करना है. तो फाइनेंस कैसे होगा? उसकी टेक्निक्स हैं रिटेंशन, सेल्फ इंश्योरेंस, नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर्स एंड इंश्योरेंस. तो सबसे पहला है रिटेंशन. रिटेंशन मीन्स दैट द फर्म रिटेन्स पार्ट और ऑल ऑफ द लॉसेस दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम अ गिवन लॉस. तो जो भी लॉस है, उस लॉस से होने वाला जो रिस्क है, उससे होने वाला लॉस जो है उसको फर्म ही पूरा करेगी, फर्म रिटेन कर लेगी, यानी फर्म ही भुगतेगी उसको और फर्म पे आउट करेगी. ये भी एक टेक्निक है रिस्क फाइनेंसिंग की. आप कहेंगे कि इसमें फिर फाइनेंस क्या हुआ, इसमें मैनेज क्या हुआ, तो खुद ही को करना पड़ा. ऑफ कोर्स इट इज़, एंड इट इज़ नोन एज एक्टिव रिटेंशन. एक्टिव रिटेंशन मीन्स रिस्क मैनेजर ने आइडेंटिफाई किया उस लॉस को,
उसको पता था कि इस तरह का लॉस हो सकता है, ये आइडेंटिफाइड इट, और उसने जब रिस्क को एनालाइज किया तो एनालाइज करने पे पाया कि ये इतना सीवियर नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट का नहीं है, तो इट्स बेटर टू, तो उसने क्या टेक्निक यूज़ की, रिटेन। ठीक है, यही स्टेप होता है ना रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में। पहले आप आइडेंटिफाई करें रिस्क को, फिर आप एनालाइज करते हैं रिस्क को, फिर टेक्निक्स देखते हैं कौन सी है, फिर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रिस्क मैनेजर ने आइडेंटिफाई की, देखा कि सिवियरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट का लॉस नहीं है, तो ही टुक अ डिसीजन टू रिटेन इट। सो दिस रिटेंशन इज कॉल्ड एक्टिव रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है कि खुद ही फाइनेंस करेगा वो, एक तरह का सेल्फ इंश्योरेंस है ये। एक्टिव रिटेंशन इज सेल्फ इंश्योरेंस। सेल्फ इंश्योरेंस में क्या किया जाता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक खुद ही एक पूल इन बना लेते हैं। इस पूल इन का मतलब है कि आप एक अकाउंट बना लेंगे या प्रोविज़न बना लेंगे जहाँ पे आप पैसा जो है डालते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा अमाउंट, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन रिस्क फेस करती है तो ये पैसा यहाँ से यूटिलाइज हो जाएगा। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंश्योरेंस। हम खुद भी अपना इंश्योरेंस करते हैं, सेल्फ इंश्योरेंस। अगर मान लीजिए हम इंश्योरेंस कंपनी से अपनी इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो खुद को ही, अगर उसका लॉस होता है तो खुद ही बियर करना पड़ता है। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सेल्फ इंश्योरेंस। दूसरा जो है दैट इज़ पैसिव इंश्योरेंस, सॉरी पैसिव रिटेंशन। पैसिव रिटेंशन का क्या मतलब है कि जो रिस्क मैनेजर है ही फेल्ड टू आइडेंटिफाई द लॉस। फेल्ड टू आइडेंटिफाई यानी कि उसको नहीं पता था इस तरह का लॉस भी कुछ है जो एग्जिस्ट करता है, या मेरी फर्म जो है ऐसे लॉस से एक्सपोज्ड है, तो उसने आइडेंटिफाई नहीं किया। जब आइडेंटिफाई नहीं किया तो रिस्क एनालिसिस नहीं हुआ, कोई टेक्निक भी अडॉप्ट नहीं हुई, तो अब रिस्क तो हो गया। अब रिस्क हो गया तो उसको मैनेज करने की कोई टेक्निक थी नहीं, तो अब क्या है, धक्के से आपको वो लॉस जो है खुद ही बियर करना पड़ेगा, रिटेन करा आपने। तो अब यहाँ पे रिटेंशन कैसी हो गई, पैसिव। पैसिव मीन्स विच यू डिडंट वांटेड टू रिटेन बट नाउ यू हैव टू रिटेन बिकॉज द रिस्क मैनेजर फेल्ड टू आइडेंटिफाई लॉस एक्सपोजर एंड फॉरगॉट टू एक्ट। ओके, so this is passive retention. Retention is basically used under certain conditions. क्या conditions? Like where no other method of treatment is available for particular loss. यानी और कोई तरीका ही नहीं है। क्या होता है ना, कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिनकी इंश्योरेंस नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप खुद ही सेल्फ इंश्योर करोगे उसको। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेज है जहाँ और कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। दूसरा, जहाँ वर्स्ट पॉसिबल लॉस जो है बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। यानी मैंने कहा ना कि जब उसने आइडेंटिफाई किया, लेकिन उसने ये भी आइडेंटिफाई किया कि लॉस बहुत सिवियर नहीं है, थोड़े बहुत अमाउंट का लॉस है, तो इतना लॉस तो हम खुद बियर कर सकते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल लॉस जो है वो कम होगा, तो फिर बेटर इट इज़ टू गो विद द लॉस। कि लॉस होगा जब खुद ही देख लेंगे, कोई इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत नहीं है। देन इफ़ लॉसेज आर फेयरली प्रेडिक्टेबल, यानी जब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये लॉस इतने फ्रीक्वेंसी के बाद और इतने इतने अमाउंट का होगा, तो हम क्या करते हैं, उसका पहले ही प्रोविज़न बना लेते हैं, या उसको हम एक्सपेंसेस की फॉर्म में भी दिखा देते हैं कि ये तो एक तरह का एक्सपेंस ही हो गया जो कि होना ही होना है, सो इट इज़ नो मोर अ रिस्क। तो ऐसे सभी केसेस में हम रिटेंशन वाली टेक्निक को यूज़ करते हैं। देन कम्स द नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर्स. It includes all those methods other than the insurance by which a pure risk and its potential financial consequences are transferred to another party. ठीक है, तो हम जो भी रिस्क है वो किसी और पार्टी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट्स या लीज एग्रीमेंट्स या होल्ड हार्मलेस एग्रीमेंट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ बिजनेस. तो ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे एक फर्म है हु हैज़ टेकन अ कंप्यूटर लीज कैन स्पेसिफाई मेंटेनेंस, रिपेयर्स, फिजिकल डैमेज ऑफ कंप्यूटर, that these are the responsibility of the
कंप्यूटर फर्म, जो सप्लायर है उन कंप्यूटर्स का, तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नाउ इन दिस वे यू हैव ट्रांसफर्ड द रिस्क टू द कंप्यूटर फर्म. नाउ दिस टेक्निक is important in under certain circumstances, for example where losses that are not commercially viable or insurable, यानी जहाँ पे losses का इंश्योरेंस होना पॉसिबल नहीं है, तो इंश्योरेबल नहीं है जो losses, सो नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड. या ऐसी जगह वेयर नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर्स आर लेस कॉस्टली. कॉस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है टू डिटरमिन विच टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट शुड बी चोजन. तो पोटेंशियल लॉस अगर कम है एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, सो इट्स बेटर टू हैव अ नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफर्स. देन इफ़ द अदर पार्टी इज़ इन अ बेटर पोजीशन, जो दूसरी पार्टी जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं रिस्क, इफ़ दैट पार्टी इज़ इन अ बेटर पोजीशन टू एक्सरसाइज रिस्क कंट्रोल. रिस्क कंट्रोल मतलब वो प्रिवेंट करने में, लॉस को या रिड्यूस करने में ज़्यादा सक्षम है हमारे मुकाबले, तो हम एक नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफ़र के कॉन्ट्रैक्ट में उसके साथ अग्रीमेंट कर सकते हैं. एंड लास्ट इज़ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस मीन्स अ टेक्निक which is useful for loss exposures that have a low probability of loss but the severity of loss is very high. So ऐसे cases में we go for insurance. ये जो मैट्रिक्स है, this explain which type of technique should be used. यहाँ पर clearly explained है कि loss frequency अगर almost nil है और लॉस सिवियरिटी भी बिल्कुल कम है या मॉडरेट है, तो वी विल रिटेन द लॉस. लेकिन अगर लॉस फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है और सिवियरिटी भी बहुत ज़्यादा है या मॉडरेटली ज़्यादा है, वी विल अवॉइड इट. ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हमें ऐसा लॉस जो है अवॉइड करना चाहिए. ट्रांसफ़र हम कब करेंगे? जब लॉस फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन सिवियरिटी ज़्यादा है. ठीक है, तो ऐसे केस में वी नीड टू ट्रांसफ़र इट. ट्रांसफ़र मीन्स वी विल गो फॉर इंश्योरेंस और नॉन इंश्योरेंस ट्रांसफ़र. बट इफ़ लॉस फ्रीक्वेंसी इज़ मॉडरेट एंड अगेन द सिवियरिटी इज़ ऑल्सो मॉडरेट टू हाई, देन वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस. प्रिवेंट तो हमको करना ही चाहिए, प्रिवेंशन तो है ही, बट इन केसेस में हमको, इन 3 केसेस में वी मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इट एज वेल. यानी क्योंकि इनकी सिवियरिटी ज़्यादा है, मॉडरेट है या सिवियर है, तो हमको इनकी सिवियरिटी को कम करना चाहिए. सो दिस इज़ हाउ वी कैन चूज़ विच टाइप ऑफ टेक्निक शुड गो फॉर. तो लॉस फ्रीक्वेंसी और लॉस सिवियरिटी जो है मेजर फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं डिसाइड करने में दैट विच पर्टिकुलर टेक्निक शुड बी चोजन. And the last step is implementation and monitoring the risk management program. This steps begins with a policy statement. A risk management policy statement outlines the risk management objectives of the firm as well as company policy with respect to treatment of loss exposures. ठीक है, तो policy statement जो है कंपनी के और प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. प्री लॉस एंड पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे इस पॉलिसी स्टेटमेंट में गिवन होता है. इन एडिशन टू दिस, अ रिस्क मैनेजमेंट मैनुअल इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड विच डिस्क्राइब्स इन डिटेल द रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम ऑफ द फर्म एंड इज यूज्ड. दिस मैनुअल इज यूज्ड टू ट्रेन मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं एट्सेट्रा, उनको ट्रेनिंग भी देता है. वो बताता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इस प्रोग्राम की, कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इन जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो नए एम्प्लॉयज़ हैं स्पेशली, उनको ये मैनुअल जो है एक क्लियर पिक्चर प्रेजेंट करता है. दिस मैनुअल ऑल्सो कंटेन इंफॉर्मेशंस लाइक लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले रखे हैं, कौन कौन से रिस्क हैं जो हमने इंश्योर करा रखे हैं, हु आर द एजेंट्स एंड ब्रोकर इन केस
उनको इन्फॉर्म करना पड़े या कोई रिस्क हो जाए तो यू हैव टू कॉन्टैक्ट देम. तो who to contact when loss occurs, what are the emergency contact numbers, and other relevant information is provided here. Then a cooperation is also taken from other departments like finance, accounting, marketing. तो accounting department जो है it can help in finding out the employee fraud or theft. तो वो time to time जो है जो भी अपने documents prepare करते हैं accounts या फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, तो दीज स्टेटमेंट्स कैन प्रोवाइड यू द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड कीप इन चेक एनी काइंड ऑफ रिस्क दैट एन ऑर्गेनाइजेशन में फेस. सिमिलरली लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन सजेस्ट accurate packaging and product use information to reduce lawsuits, etc. Finally, we need to do the periodic review and evaluation. Now, periodic review and evaluation of the risk management program must be done to determine whether the objectives are being attained or if some corrective actions are needed. ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे सेट किए हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो रहे हैं या इसमें कुछ रिव्यू की ज़रूरत है. सो रिस्क मैनेजमेंट कॉस्ट, सेफ्टी प्रोग्राम्स and loss prevention programs must be carefully monitored. Loss records must also be examined. तो जितने भी हमारे लॉस होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो हमारे लॉस रिकॉर्ड्स हैं उनको भी एग्जामिन करना ज़रूरी है, सो दैट वी मे सी इफ देर इज़ एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसी. यानी जो हमने फ्रीक्वेंसी बना रखी है कि हमारे ये लॉसेज हैं इनकी इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी और ये सीवियरिटी है, तो हो सकता है ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाए. कुछ सालों के बाद कुछ नए एडिशंस भी हो सकते हैं रिस्क में, नए रिस्क भी आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. मार्केट रिस्क चेंज हो सकता है, पॉलिटिकल रिस्क बढ़ सकता है, तो ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है और सीवियरिटी भी चेंज हो सकती है. तो ये चेंजेस हमको जो है रिव्यू करने हैं और जैसे ही ये चेंज हो जाएंगे तो हमारी टेक्निक भी चेंज हो जाएगी. तो टेक्निक जो है रिटेंशन की या आपने उसको ट्रांसफ़र करना है, प्रिवेंट करना है, क्या करना है, ये टेक्निक हमारी चेंज हो जाएगी विद द चेंज इन द रिस्क एंड देयर फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी. तो ये टाइम टू टाइम रिव्यू करना ज़रूरी है. तो ये सारा प्रोसेस जो है पीरियोडिक रिव्यू एंड इवैल्यूएशन में इस स्टेप में जो है दैट वी डू. सो दिस इज़ हाउ अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम इज़ डन. And this is how a risk management process is conducted, starting with identification, then risk analysis, then analyzing the techniques, then choosing an appropriate technique and implementing and reviewing it. That is all for Unit 1. Thank you.